Hello students, welcome on YouTube channel Physics by Sri Sir। So students, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ये पार्ट हमने कवर किया था। इसके साथ हमने डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलाज भी हम लोगों ने लिखना सीख लिया था। और उसके अलावा हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन भी देखा था कि हम कैसे मीटर को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मिलीग्राम को किलोग्राम, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सो डायमेंशनल एनालिसिस से सिंपल मीनिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलाज। जो भी हमने डायमेंशन फॉर्मूलाज सीखे हैं उनसे हमें क्या क्या फिजिक्स में बेनिफिट हो सकते हैं, वो हमारे फिजिक्स में क्या यूज आ सकते हैं, ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस में सीखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं हम इसका। फर्स्ट एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी मीन्स डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन है तो हमें ये चेक करना होता है कि फिजिक्स का ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे। इसको समझने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट में ले रहा हूँ यहाँ पे, हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि टर्म्स वर्ड बहुत यूज होगा इसमें। टर्म्स क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस, माइनस, इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन साइंस आर कंसिडर्ड एज टर्म्स। और यू कैन से आर कंसिडर्ड एज सेपरेट टर्म्स। अच्छा स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, if there are large number of physical variables written in multiplication or division form, then they will be considered as a single term. If large number of physical physical variables means physical quantities ही हो गई, और constants are written
in multiplication or division, then it will be considered as single term. बहुत सारे वेरिएबल और कांस्टेंट अगर अगर स्टूडेंट्स बहुत सारे वेरिएबल और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो जो सिंगल टर्म कंसीडर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हाफ ए और टी स्क्वायर ये तीनों मल्टीप्लाई में है, या ऐसे बोल सकते हैं ए टी स्क्वायर है उसके डिवाइड में 2 है। तो स्टूडेंट ये एक सिंगल टर्म ही माना जाएगा। ये पूरा जो कंप्लीट है ना स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट विल बी ए सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। अब जैसे स्टूडेंट्स हम लोग बात करें, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखता हूं मैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि जब भी प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल और लेसर का साइन आ जाए तो टर्म सेपरेट होते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ए टी है ये ए ओ टी मल्टीप्लाई में है, तो ये एक सिंगल टर्म होगा। अब ये प्लस आ गया ना बीच में, ये प्लस आ गया और इधर इक्वल आ गया, तो ये दूसरा हो जाएगा। और इधर ये v इक्वल के इधर है, तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा। सो देयर आर, इस इक्वेशन के अंदर थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म्स। एक v है, एक u है और थर्ड वाला स्टूडेंट्स ए टी है। जैसे स्टूडेंट्स हम एक इक्वेशन लेते हैं और भी एग्जांपल्स लें, जैसे हमने लिया f इक्वल टू एम ए, तो इक्वलिटी साइन आ गया, तो इधर ये इक्वलिटी के इधर लिखा हुआ है और ये इक्वलिटी के इधर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस वाले के अंदर देयर आर टू टर्म्स, इसके अंदर दो ही टर्म्स होंगे, एक f होगा और दूसरा एम ए होगा। जैसे स्टूडेंट्स मैंने लिखा f इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक f है, फिर क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल साइन आ गया, फिर a और x तो मल्टीप्लाई में है और ये पूरा डिवाइड में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन के अंदर अगेन थ्री टर्म्स हो गए, थ्री टर्म्स। एक हो गया f, एक हो गया ए एक्स और तीसरा हो गया बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर सी और टी स्क्वायर के बीच में प्लस आ गया तो वो सेपरेट होंगे। तो बिल्कुल, ये प्लस आया ना, इस प्लस की वजह से ये पूरा एक सेपरेट टर्म हो गया ये वाला। अब लेकिन अगर बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर में स्पेशली सी प्लस टी स्क्वायर पे फोकस करें हम लोग, अगर हम सिर्फ इस पे फोकस करें, इस वाले पार्ट पे फोकस करें सी प्लस टी स्क्वायर, तो इसके अंदर अगेन टू टर्म्स होंगे, फर्स्ट इज सी एंड सेकंड इज टी स्क्वायर। तो ये टू टर्म्स होंगे, ये सेपरेटली इसके अंदर होंगे, लेकिन बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर पूरा बी के डिवाइड में है ना सी प्लस टी स्क्वायर, तो ये पूरा एक सिंगल टर्म कंसिडर होगा क्योंकि ये ऐड हो रहा है ए एक्स में, तो ए एक्स में तो कोई टर्म ही तो ऐड होगा ना। तो ए एक्स में कौन ऐड हो रहा है, बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, तो बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर एक टर्म है। फिर उसके अंदर भी आप जाते हो तो टर्म के अंदर भी आपको टर्म्स मिल सकते हैं। जैसे बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर एक टर्म है, ये एक टर्म है स्टूडेंट्स, बट इस टर्म के अंदर आप गए तो आपको सी और टी स्क्वायर दो सेपरेट टर्म्स और दिख रहे हैं। तो टर्म के अंदर भी टर्म्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। अगर अब आपको ये चीज आ गई है तो आगे का काम बहुत आसान है। तो आगे के का जो है स्टूडेंट, उसमें एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखते हैं हम लोग। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, क्या होता है देखो, हम लोग जो है ना, मास अगर है, सपोज करो मास,
तो मास में मास को ऐड कर सकते हैं और मास को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। जैसे स्टूडेंट फोर्स है, तो फोर्स में फोर्स को ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हम उन्हीं को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला और जिनका यूनिट सेम होता है। जिनका डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट सेम होता है हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं फोर्स है उसमें ऐड करूँ टाइम को, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग। हाँ, लेकिन जैसे स्टूडेंट डिस्टेंस में मैं टाइम को ऐड करूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है। या स्पीड में टाइम को ऐड करूँ, जैसे स्पीड है, स्पीड में मैं टाइम को ऐड करूँ या सबरेट करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन हाँ स्टूडेंट, जैसे मैं स्पीड जो है उसमें से टाइम को मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ ना। आपने भी पढ़ा होगा स्पीड इनटू टाइम वेलोसिटी होता है। तो दिस इज पॉसिबल, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, डिवाइड पॉसिबल है। जैसे डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड पॉसिबल है। डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, उसमें दूसरी क्वांटिटी टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, तो इट इज पॉसिबल। ये सही है। मतलब अगर स्टूडेंट डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला हुआ, तो हम क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं। बट ऐड एंड सबट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला और उनका जो यूनिट है वो सेम होगा। तो हमारा नोट यही था, वी कैन ऐड, वी कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट only those terms, we can add and subtract only those terms which have same dimension formula। ठीक है, मतलब इसको हमने एक नाम दे दिया लाइक टर्म्स। हम आप इनको बोल सकते हो लाइक टर्म्स और सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली those terms or those physical quantities which have same dimension formula। उन्हीं को हम ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, ऐड के लिए मैं बोल रहा हूँ और मैं सबट्रैक्ट के लिए बोल रहा हूँ। तो हम उन्हीं को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम। बट वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड अनलाइक और डिसिमिलर टर्म्स। मतलब टर्म्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब अगर डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट है तो भी हम उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट है तो भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ऐड और सबट्रैक्ट तो हम तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। अब स्टूडेंट्स, ये जो बात हमने लिखी है इसी को ही हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions।
इसको दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, अदर वर्ड्स में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी फिजिक्स का जो इक्वेशन होगा, कोई भी फिजिक्स का जो इक्वेशन होगा वो डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब उसके हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो अदर वर्ड्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, अ फिजिकल इक्वेशन, अ फिजिकल इक्वेशन will be dimensionally correct if dimension formula if dimension formula if dimension formula of its each term is same। तो कोई भी फिजिक्स का जो इक्वेशन होगा, कोई भी फिजिक्स का जो इक्वेशन होगा वो डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब उसके हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो हम मतलब ये चेक कर सकते हैं इस सारे टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए तभी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। और स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशन, फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन है, उसको करेक्ट होने के लिए डायमेंशनली करेक्ट होना नेसेसरी है। फिजिकल करेक्टनेस बात की बात है, वो तो होना ही चाहिए, बट डायमेंशनली करेक्ट होना भी जरूरी है। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हम इस पर बेस्ड ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी जो हमने सीखा है, इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मेरे पास में एक इक्वेशन लिखा है, चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of the following equations। कुछ इक्वेशन से हमें चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में लेता हूँ, v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मैंने लिया स्टूडेंट्स, f इक्वल टू एम ए प्लस एम वी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में ले रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ इक्वेशन ली है। फोर्थ इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पहले ये वेरिएबल्स जो भी आ रहे हैं इनको मार्क कर देते हैं। ये क्या है, तो v जो है ये है फाइनल वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, u रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी को, यहाँ पे स्टूडेंट्स t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को या टाइम इंटरवल को, f रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, m रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स मास को, v हमने लिख दिया, k रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम स्टूडेंट सबसे पहले टर्म्स डिसाइड करते हैं कि इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था जिसमें प्लस और इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, माइनस आए तो टर्म सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, इक्वल के इधर v लिखा हुआ है तो v एक टर्म है, प्लस और इक्वल के बीच में u लिखा है, और a और t मल्टीप्लाई में कितना भी वेरिएबल हो एक ही टर्म कंसिडर होता है। तो एक टर्म v हो गया, एक टर्म u हो गया, एक टर्म ए टी हो गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गए स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम तब निकालेंगे ना जब हमें यूनिट निकाल लेंगे, तो इजी रहता है थोड़ा। तो पहले हम इनका यूनिट्स लिखते हैं, अगर यूनिट सेम आ जाएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सेम आ ही जाएगा।
थर्ड हम डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले v की बात करते हैं। तो v जो है वो वेलोसिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका भी मीटर पर सेकंड होगा। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा तो मीटर पर सेकंड आ गया सबका। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, मास तो आ नहीं रहा यहाँ पे, लेंथ पावर 1 टाइम पावर -1 इसका हो गया। और इनका भी तो यही हो जाएगा बिकॉज यूनिट तो सेम ही है। तो m0 l1 t-1 m0 l1 t-1। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारे पास में, हमने देखा तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ u is equal to dimension formula of AT. So equation V equal to U plus AT is dimensionally correct. ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बिकॉज इसके तीनों टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, F इक्वल टू एम ए प्लस एम बी स्क्वायर। तो हमारा जो सेकंड वाला हम ले रहे हैं F इक्वल टू एम ए प्लस एम बी स्क्वायर। नाउ अगेन हमारे सामने क्या आएगा, टर्म्स पता करो, यूनिट्स पता करो और फिर डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले टर्म्स देखो, F एक टर्म है फोर्स, m एक दूसरा टर्म हो गया और एम बी स्क्वायर तीसरा टर्म हो गया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है विच इज जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पावर -2, किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर 1 सेकेंड पावर -2। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें अच्छी तरह पता है, m1l1t-2 होता है। अब मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो सेम ही आ गया इसके, किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर 1 सेकेंड पावर -2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया m1l1t-2। अब आ जाओ एम बी स्क्वायर पे। तो मास का किलोग्राम और v होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये स्क्वायर हो रहा है तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम पावर 1 मतलब m पावर 1 हो गया, मीटर पावर 1 मतलब l पावर 2 हो गया, और सेकेंड पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हो गया। तो अगर आप इनमें देखें तो ये f का और एमेगा तो सेम है बट एम बी स्क्वायर का इक्वल नहीं है। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ f, ये वाला टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला एम ए के इक्वल है बट इट इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एम बी स्क्वायर। सो ऑल टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला सही नहीं है। सो इक्वेशन f इक्वल टू एम ए प्लस एम बी स्क्वायर इज डायमेंशनली इनकरेक्ट और यू कैन से रॉन्ग। ये इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। अब स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ को हम साथ लेंगे। देखो थर्ड में और फोर्थ में जरा सा चेंज किया है मैंने, थर्ड में लिखा है एम बी स्क्वायर, फोर्थ में लिखा है हाफ एम बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को साथ ले रहा हूँ। तो ये मैंने पहले थर्ड को लिया इधर और इधर ले रहा हूँ मैं फोर्थ को साथ में ही। और यहाँ से मैं एक कंक्लूजन पे जाने वाला हूँ, एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो थर्ड मेरे पास क्या है, एम बी स्क्वायर। सो थर्ड में मेरे पास लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर, और फोर्थ में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम वही काम करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो इसमें एक टर्म काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा टर्म एम वी स्क्वायर है। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो जूल किसको बोलते हैं, किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर 2 सेकेंड पावर -2। तो यहाँ से इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ से इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा,
m1l2t-2 वर्क के इक्वली आएगा ना एनर्जी का, तो जो वर्क का आता है। फिर सेकंड हम लेते हैं mv², तो मास का यूनिट किलोग्राम और v स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है, तो वो मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ भी डायमेंशन फॉर्मूला यही आना है, m1l2t-2। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हो, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन k इक्वल टू mv² इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन स्टूडेंट आप भी जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का सच में फॉर्मूला तो ये होता है। सच में तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ mv² होता है। ये तो रॉन्ग है वैसे देखा जाए तो। सो इसका मतलब है ये फिजिकली इनकरेक्ट है, बट डायमेंशनली तो करेक्ट है स्टूडेंट ये, बट फिजिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इस सेकंड वाले पे आते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो सेम वही आने वाला है, m1l2t-2। और दूसरा हाफ mv² का निकालेंगे तो हाफ का तो कुछ होता नहीं है, तो जो mv² का होगा वही आएगा, दैट इज m1l2t-2, सेम ही आने वाला है। तो इसमें स्टूडेंट दोनों टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया ये। और फिजिक्स के हिसाब से अब देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, तो एंड ये फिजिकली भी करेक्ट है, ये फिजिकली भी करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखो यहाँ पे, कि अगर अपन सोचें कि कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, कोई इक्वेशन जो है वो फिजिकली करेक्ट है, तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट आ ही रहा है। अगर फिजिकली करेक्ट है तो पक्का वो डायमेंशनली करेक्ट आ ही रहा है। लेकिन स्टूडेंट अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अच्छा इसका उल्टा देखें, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये फिजिकली करेक्ट भी आ रहा है। मतलब डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट आ रहा है, यहाँ डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट आ रहा है। तो डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो फिजिकली वो करेक्ट भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, और इनकरेक्ट भी आ सकता है। लेकिन अगर वो फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट पक्का आएगा। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ नोट कर लेते हैं हम लोग, कि पूरी तरह डायमेंशनल जो है वो एक तरीके से डायमेंशनल करेक्टनेस ये पक्का नहीं बताता कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा, लेकिन फिजिकल करेक्ट होगा तो फिर डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगा। सो जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, फिर वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है, और दूसरा वाला डायमेंशनली करेक्ट है फिजिकली भी करेक्ट है। मतलब डायमेंशनली करेक्ट होगा तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं। लेकिन उसका उल्टा देखो, कि फिजिकली करेक्ट है ये वाला, तो ये डायमेंशनली करेक्ट भी आ रहा है। ये फिजिकली करेक्ट नहीं है बट डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये हो गया कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी, लेकिन फिजिकली करेक्ट है तो वो फिर डायमेंशनली करेक्ट आएगा ही आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा सिंपल इक्वेशन लिखा F=ma। अब ये फिजिक्स में आज तक आप पढ़ते आ रहे हो तो ये फिजिकली करेक्ट है, और आप इसको चेक करके देख लो ये डायमेंशनली भी करेक्ट ही आएगा। तो वो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इफ अ फिजिकल इक्वेशन if a physical equation is dimensionally correct, dimensionally correct, if a physical equation is dimensionally correct, then it may be
or may not be physically correct. If a physical equation is dimensionally correct, then it may be or may not be physically correct. But a physically correct equation, but a physically correct equation will be definitely dimensionally correct. बट अगर वो फिजिकली करेक्ट इक्वेशन हो तो वो डेफिनेटली डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये कंक्लूजन हमारे पास आया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इन दोनों में से, इसमें से ये वाला और ये वाला में से कोई सा भी लिखो, दोनों ही करेक्ट है। और ये इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन और भी डिफरेंट तरीके से आते हैं। तो हालांकि मैं चैप्टर की थ्योरी जब हो जाएगी उसके बाद में एनसीईआरटी और एससी वर्मा और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन सब के जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा उसका। तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर आईआईटीज में आए हुए हैं, जेई मेन में आए हुए हैं। बट स्टूडेंट अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक थ्योरी समझा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक तो वही रहेगा, क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो, फंडामेंटल्स तो वही रहेंगे। अब स्टूडेंट्स से कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपसे एक क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, बी एंड सी इन द गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको गिवन है, जैसे ये इक्वेशन आपको गिवन है, f इक्वस टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर। इस तरीके से इक्वेशन दे दी है स्टूडेंट्स, और इसमें आपसे एबीसी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, जरा इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को क्या समझना होगा, इसमें टर्म्स को समझना होगा। टर्म्स, तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास ये एफ, ये टर्म बनता है हमारे पास। फिर इक्वल आ गया तो सेकंड टर्म हमारे पास ये बनता है। फिर प्लस का साइन आ गया तो थर्ड टर्म हमारे पास ये बनता है। फिर प्लस का साइन आ गया तो फोर्थ टर्म हमारे पास ये बनता है। ये हमारे पास चार टर्म बनते हैं। इक्वल और प्लस माइनस जहां भी आ जाता है वहां पे टर्म सेपरेट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट इसके अंदर चले अगर हम, तो यहाँ पे हम इसको अगर चेक करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अगेन मेरे पास दो टर्म जनरेट हो रहे हैं सी प्लस टी स्क्वायर के अंदर। तो टर्म्स अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक टर्म मेरे पास एफ है, दूसरा टर्म मेरे पास ए एक्स है, तीसरा टर्म बी टी स्क्वायर है, और फोर्थ टर्म एक्स अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर है। ये तो पूरी इक्वेशन की बात हुई। अब जो फोर्थ टर्म है, इन इन फोर्थ टर्म, अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो उसके अंदर अगेन टर्म्स है स्टूडेंट्स। फोर्थ टर्म में क्या है, अगेन टर्म्स है। फोर्थ टर्म जो मेरे पास लिखा हुआ है वो है एक्स अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर। तो इसका डिनोमिनेटर जो है ये सी प्लस टी स्क्वायर, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ।
तो सी प्लस टी स्क्वायर में दो टर्म ऐड हो रहे हैं, देखो प्लस आ गया ना यहाँ पे, तो इसमें अगेन दो टर्म है, एक टर्म है सी और दूसरा टर्म है टी स्क्वायर। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फोर्थ टर्म की ही बात कर लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स में हम ये मानते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो होता है उसमें सारे टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जब हम भी सॉल्व करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये जितनी भी टर्म्स है ना इसमें, जैसे ये फोर टर्म है एफ ए एक्स बी टी स्क्वायर और एक्स अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, चार टर्म है, तो चारों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। ऐसे ही सी प्लस टी स्क्वायर में दो टर्म है सी और टी स्क्वायर, तो इन दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनका भी सेम होगा। मतलब जो जो आपस में ऐड होते हैं, इक्वेट होते हैं या सबरेक्ट होते हैं या ग्रेटर लेस देन साइन से सेपरेट होते हैं, उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इन सी प्लस टी स्क्वायर, इन सी प्लस टी स्क्वायर। देखो इसमें क्या होगा, सी और टी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो ऐड तो तभी हो सकते हैं जब इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। इसका मतलब है यूनिट ऑफ सी इक्वल टू यूनिट ऑफ टी स्क्वायर, और यूनिट ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, टाइम का सेकंड होता है, तो यूनिट ऑफ टी स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर हो गया, तो यूनिट ऑफ सी आ गया। अब स्टूडेंट्स सीधी सी बात है कि सी प्लस टी स्क्वायर को अगर आप चेक करें तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, सिर्फ सेकंड स्क्वायर का आ जाएगा, तो मास यहाँ है नहीं एन जीरो, लेंथ यहाँ है नहीं एल जीरो, सिर्फ टी टू आ जाएगा। दूसरा स्टूडेंट्स आप एक चीज नोटिस करें इसके अंदर, तो सी प्लस टी स्क्वायर को अगर आप देखें तो टी स्क्वायर क्या है, ये टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम स्क्वायर में तो टाइम स्क्वायर ही ऐड हो सकता है ना, सिमिलर क्वांटिटीज ही तो ऐड हो सकती है, और टाइम स्क्वायर में टाइम स्क्वायर ऐड होगा तो टाइम स्क्वायर ही आएगा। हो सकता है नया आएगा तो आप इसको टी वन बोल दो, कुछ भी बोल दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज 5 सेकेंड स्क्वायर है, उसमें आपने 10 सेकेंड स्क्वायर ऐड किया, तो आपके पास आया 15 सेकेंड स्क्वायर। अब ये फर्स्ट वाला टाइम स्क्वायर है, दूसरा वाला भी टाइम स्क्वायर है, और प्लस करने पर भी टाइम स्क्वायर ही आ रहा है, तो फर्स्ट वाले को इसको बोल दिया सी, दूसरे वाले को टी स्क्वायर, तो थर्ड वाले को टी वन स्क्वायर बोल दो। तो अब मैं इक्वेशन को रिफ्रेम कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसमें सी प्लस टी स्क्वायर के प्लेस पे मैं टी वन स्क्वायर डाल सकता हूँ, बिकॉज ये टाइम स्क्वायर ही आना है। तो हमें सी का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए था, तो एक का तो ए बी सी में से हमें सी का तो मिल गया। अब एफ और ए एक्स, और अब देखो कौन कौन से टर्म है, एफ ए एक्स बी टी स्क्वायर और एक्स अपॉन सी, सी प्लस टी स्क्वायर को तो क्या पुट कर देंगे हम, टी टी वन स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से लिख दिया हमने, एफ इक्वल ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टी वन स्क्वायर, ये लिख दिया हमने, सी प्लस टी स्क्वायर को टी वन स्क्वायर लिख दिया। तो यहां से अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो हमारे पास में ये क्या बन रहा है, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि x अपॉन टी स्क्वायर जो होगा वो फिर f के इक्वल तो होगा नहीं, तो इक्वेशन ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम एक क्या करते हैं, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी सी एंड डी कर देते हैं, एंड डी। तो यहाँ मैं डी डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने डी डाल दिया एक्स डी, उससे डायमेंशन सेट हो जाएगा एक्स डी, फिर मैंने सी प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ एक्स डी डाल देता हूँ, तो ए बी सी डी सबका निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स ये इसमें फोर टर्म्स है ना, तो ये डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा, हम ये मान के चलेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो फर्स्ट टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही सेकंड टर्म ए एक्स का फॉर्मूला होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एक्स इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स डी अपॉन टी वन स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से लिख देता हूँ मैं, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, तो फोर्स का होता है m1 l1 t माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का। अब ए एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है,
तो ए का तो मुझे पता नहीं है, और एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मैंने लिख दिया L1 इक्वल टू बी टी स्क्वायर का लिखना है, तो बी का तो मुझे पता नहीं है तो एज इट इज बी लिख दिया, और टी स्क्वायर का हो गया T2। M0 L0 में अभी लिख नहीं रहा यहाँ पे। फिर एक्स का तो हो जाएगा स्टूडेंट्स L1, और नीचे टी स्क्वायर का T2 हो जाएगा, और डी का मुझे पता नहीं है तो लेट डी रहने दिया। अब सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया, तो ये L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा इधर। सबसे पहले मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, तो ये L1 डिवाइड में आएगा तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1 L0 T-2। ये ए का आ गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ये टी स्क्वायर का डिवाइड में आ जाएगा, इन ऊपर जाएगा तो टी की पावर -4 हो जाएगा ना ये। तो ये बी का आ जाएगा M1 L1 टी पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा। फिर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या होगा, अगर मुझे डी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर पहले इधर आएगा, देखो क्या होगा, M1 L1 T-2 तो पहले से इधर, और ये जो टी स्क्वायर डिवाइड में है, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और जो L1 मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में आएगा। तो टी पावर -2 + 2 0 हो जाएगा, और L1 से L1 तो सिर्फ M1 आ जाएगा ये, बाकी L और T 0 में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट हमें ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया, डी का भी मिल गया, और सी का हम पहले पता कर ही चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे को कोई इक्वेशन दी जाए तो हम इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन था। अब हम बात कर रहे हैं डायमेंशन के सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन जो है डायमेंशन का, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो सेकंड एप्लीकेशन, तो सेकंड एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी फिनोमिना है, अगर उसके अंदर फिजिक्स की कुछ क्वांटिटीज इन्वॉल्व है तो हमें उन क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। फाइंडिंग बोल सकते हैं, एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश द रिलेशन between various physical quantities involved in a physical phenomenon। कोई भी फिजिक्स की फिनोमिना है, उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है, उनमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल से हमें क्लियर होगा, ये वाला जो एप्लीकेशन है वो हमें डिफरेंट एग्जांपल से ही समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं इसके अंदर, ये सपोज करो ये एम मास की बॉल है, ये एम मास का कोई पार्टिकल है, और ये वी स्पीड से मूव कर रहा है। तो एम मास का पार्टिकल अगर वी स्पीड से मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फैक्टर, मास पे डिपेंड करती है। थोड़ा सा इससे करेक्ट लिखते हैं अपन, डिपेंड्स ऑन, एक तो वो किस पे डिपेंड करती है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल, और सेकंड वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ पार्टिकल।
अब हमें यही बताना है कि वो मतलब डिपेंडेंसी किस तरह की होगी, मतलब वो डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, लेट हम ऐसा सपोज करते हैं, लेट कौन डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, तो उसको इधर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। किस किस पे डिपेंड कर रहा है उसको राइट साइड में लिखेंगे, तो मास पे डिपेंड कर रहा है और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, इसको राइट साइड में लिखेंगे। और हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर ए एंड स्पीड रेज टू पावर बी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि बस ये ए और बी का वैल्यू अगर हमारे पास आ जाएगा ना, तो रिलेशन आ जाएगा। तो लेट सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास पावर ए स्पीड पावर बी। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना स्टूडेंट्स, तो एक कांस्टेंट आएगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, मास पावर ए स्पीड पावर बी। तो स्टूडेंट्स ये खास बात ये कि वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, value of this proportionality constant can't be obtained by dimensional analysis. It is obtained by experimental and theoretical studies. तो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन की, जब हम लास्ट में लिमिटेशंस पढ़ेंगे डायमेंशन की, उसमें एक लिमिटेशन ये आएगी कि कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशन से पता नहीं चल सकता। तो स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पे इस कांस्टेंट को मैं लेट सी बोल देता हूँ। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे, मैं इस कांस्टेंट को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या आएगा, यहाँ से हम आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट को मैंने सी बोल दिया, मास रेस्ट टू पावर ए स्पीड रेस्ट टू पावर बी। अब ये कांस्टेंट जो है स्टूडेंट्स, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब ये एज इट इज रहेगा। तो बस हमें बस केवल जो डायमेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला है वो पुट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का पुट करेंगे सबसे पहले, m1 L2 T-2, कांस्टेंट एज इट इज। मास का पुट करेंगे m1 रेस टू पावर a, स्पीड का पुट करेंगे L1 T-1, चाहे तो आप m0 से भी पुट करो, m0 L1 T-1 रेस टू पावर b। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट तो ये आ गया, यहाँ से आएगा m1 इंटू ए, पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ना, तो 1 इंटू ए करेंगे तो ए आ जाएगा। और यहाँ से जीरो, एम पावर जीरो है और उधर होल पावर बी है, तो जीरो इंटू बी जीरो हो जाएगा, तो एम पावर जीरो हो जाएगा। तो एम पावर ए यहाँ आ रहा है इंटू एम पावर जीरो, तो एम पावर ए प्लस जीरो विच इज एम पावर ए। अब एल पावर, यहाँ तो एल कुछ है नहीं, यहाँ एल पावर वन और उस पर बी है, तो एल पावर वन इंटू बी मतलब बी हो जाएगा, और टी पावर -1 इंटू बी करेंगे, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा टी पावर -b। तो ये हमारे पास आ गया m1, ये इस तरह से आ गया। अब हम करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इधर m पावर a है, इधर m पावर 1 है, तो a इक्वस टू 1 आएगा हमारे पास। इधर l पावर b है, इधर l पावर 2 है, तो b इक्वल टू 2 आएगा, और a b हमें चाहिए, तो बाकी अगर टाइम का कंपेयर करोगे तो वहां से भी b इक्वल टू 2 ही आने वाला है। तो ये a और b का वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे,
ए और बी का वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा दिस कांस्टेंट c इंटू मास पावर a विच इज 1, स्पीड पावर b विच इज 2। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया सम कांस्टेंट इंटू एम वी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट से उनसे निकालते हैं कांस्टेंट का वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी से जब इस कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो ये वैल्यू हाफ आता है। तो अगर आपको पता हो तो आप लिखो, वरना एग्जाम में यहीं तक करो। तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, पता हो तो लिखो वरना यहाँ तक करेक्ट है। तो इस तरह से कोई भी रिलेशन हो, आपको बोलेगा ये चीज इस चीज पे डिपेंड करती है, तो इस तरह से रिलेशन लिखना है और आपको फाइनली इस तरह से उसको प्रोसीड करना है। डायमेंशन को सपोज करना है कि ये क्वांटिटी इन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब पता है स्टूडेंट एक तरीके से क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है, तो आप ऐसे समझो कि जस्ट लाइक ये दोनों फंडामेंटल और काइनेटिक एनर्जी इनसे मिलके बन रही है, तो काइनेटिक एनर्जी की डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ऐसे सोच सकते हो आप। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन दोनों पे डिपेंड कर रही है ना, तो इन दोनों को फंडामेंटल की तरह ट्रीट कर लो और काइनेटिक एनर्जी को डेराइव्ड की तरह ट्रीट कर लो। फिर आप क्या करो, ये लेट ऐसे सपोज कर लो। फिर आप क्या करो, कांस्टेंट को तो छोड़ो, वो तो पता नहीं लगा सकते, बस हमें ये पावर्स पता लगानी है। तो डायमेंशंस लिखो और कंपैरिजन करो, पावर्स आ जाएगी। तो इस तरह से फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो कि हम आगे जब हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे तो उस वाली वीडियोस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा मैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन हो गया। थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं हम लोग। तो हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन का वो क्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एमकेएस में दिया हुआ तो सीजीएस में कर सकते हैं ऐसे। अब इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से एक फॉर्मूला डेराइव करना सिखा रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स फोर्स है। तो फोर्स जो है जैसे एक एमकेएस सिस्टम है और एक सीजीएस सिस्टम है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हम सॉल्व करके भी प्रूव कर लेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए फोर्स एक क्वांटिटी है। फोर्स तो एक क्या है, फोर्स फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज करो कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 1, और एमकेएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी बोलते हैं। तो इसको हमने बोल दिया 1 न्यूटन, इसको 1 न्यूटन भी बोल सकते हैं। अब जब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, और टाइम सेकंड है तो सेकंड की जगह सेकंड ही रहता है सीजीएस में। सीजीएस में मास का यूनिट ग्राम होता है, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड। ये जो है इसको डाइन बोलते हैं स्टूडेंट। ये जो यूनिट है, जैसे ये वाला जो यूनिट है इसको न्यूटन बोलते हैं, ऐसे ये वाला जो यूनिट है इसको डाइन बोलते हैं। अब सपोज ये 1 न्यूटन है तो ये समथिंग डाइन आएगा, बट वो हमें पता नहीं है अभी। तो इसको मैं N2 बोल रहा हूँ, N2 डाइन आएगा। अभी समझ जाओगे आप N2 क्यों बोला मैंने। तो देखो स्टूडेंट्स, फोर्स एक क्वांटिटी है। तो फोर्स इक्वल टू, मैं अभी यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा 1 किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर 1 सेकेंड पावर -2 इक्वल टू, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता तो N2 लिख दिया, ग्राम पावर 1 सेंटीमीटर पावर 1 सेकेंड पावर -2, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसमें देखो, मैं ये क्वांटिटी है, ये क्या है, फोर्स एक क्वांटिटी है। जरा ध्यान से समझना, क्वांटिटी को मैंने लिखा Q,
ये क्या है, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैंने n1 लिखा। ये जो वन है इसको मैंने n1 लिखा। n1 किसको बता रहा है, q किसको बता रहा है, फोर्स को बता रहा है। मतलब q बता रहा है क्वांटिटी को, n1 किसको बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। ठीक है। और जैसे ये किलोग्राम इंटू मीटर पावर 1 सेकेंड पावर -2, ये क्या है, u1। u1 क्या है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। सिमिलरली ये n2 हो गया, और ये हो गया u2। n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम। और u2 क्या है, यूनिट इन सेकंड सिस्टम। तो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो हमेशा क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी है उसका फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, सेकंड में और यूनिट u1 है। जब उसका आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, साथ में यूनिट भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें होगा कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 है, इसका मतलब एक तरीके से क्या रहा, n इंटू यू तो कांस्टेंट रहा ना, मतलब n इक्वल टू हो गया कांस्टेंट बाई u, और n कांस्टेंट को इधर अंदर भेज देंगे तो n प्रोपोर्शनल टू 1/u। मतलब अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मीटर एक बड़ा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आ रहा है, और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आ रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ये मैंने किस लिए लिखा, आपके कभी कभी ये यूज आ सकता है। अब जरा हम यहाँ से चलते हैं, जो फोर्स की हम बात कर रहे थे, फॉर्मूला बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो फोर्स जो क्वांटिटी थी उसका मैंने एमकेएस में क्या लिखा, एमकेएस लिखा था, दूसरा सीजीएस लिखा था। तो एमकेएस में मैंने लिखा था 1 न्यूटन, और न्यूटन को लिखा था किलोग्राम पावर 1, है ना। फिर मीटर पावर 1 और सेकंड पावर -2 इक्वल टू, सीजीएस में न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगा तो पता नहीं है तो n2 मान लिया, ग्राम पावर 1, मीटर पावर 1, सेकंड पावर -2। अब देखो क्या होगा, ये फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n1। फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट किलोग्राम है, इसको बोलेंगे m1। लेंथ का यूनिट मीटर है तो l1, टाइम का यूनिट सेकेंड तो t1। m1 क्या है, मास का यूनिट, l1 क्या है, लेंथ का यूनिट मीटर, और सेकेंड को t1 बोला, इक्वल टू n2। ग्राम क्या है, मास का यूनिट है सेकेंड सिस्टम में, मीटर क्या है, सेकेंड सिस्टम में लेंथ का यूनिट है, और ये टाइम का यूनिट है सेकेंड सिस्टम में। और ये ए बी, ये 1 1 -2 डायमेंशन है तो इनको हम एबीसी बोल देते हैं, ए बी सी। देखो स्टूडेंट ध्यान से समझें, आप यहाँ से n2 क्या आएगा, यहाँ से n2 आ जाएगा n1, और ये डिवाइड में आएगा तो m1 पावर a है और m2 पावर a है, तो ये हो जाएगा m1/m2 होल पावर a। फिर l1 पावर b, l2 पावर b, तो l1/l2 होल पावर b। t1 पावर c, t2 पावर c, तो t1/t2 होल पावर c। तो हमारे पास में ये बन गया, एक फार्मूला तैयार हो गया हमारे पास। अब इसमें आपको समझना जरूरी है स्टूडेंट्स कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, n2 क्या है, ये तो मैक्सिमम चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एक बार वहीं से रिवाइज कर लेते हैं। n1 n2, तो n1 क्या है, n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। ये तो हमने समझ लिया, n1 n2। फिर abc क्या है, abc यहाँ पे डायमेंशंस है, डायमेंशंस
ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। मास लेंथ टाइम की जो भी डायमेंशन आएगी उस क्वांटिटी में। फिर m1 क्या है, m1 l1 t1, ये क्या है, यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। फिर m2 l2 t2 क्या है, यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन सेकेंड सिस्टम। अभी इतना सारा काम कर लिया स्टूडेंट्स हमने। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, बस ये फॉर्मूला लर्न रखना है। आपको बस ये फॉर्मूला लर्न होगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि 1 न्यूटन जो है उसमें कितने डाइन होंगे, यही अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम अपने को पता लगाना, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड सिस्टम में पता लगाना, तो n2 में पता लगाना। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। फिर मास का यूनिट फर्स्ट सिस्टम में किलोग्राम है, सेकेंड सिस्टम में ग्राम है। लेंथ उसका पावर ए। तो डायमेंशन फॉर्मूला, क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1l1t-2। तो abc का वैल्यू ये रहा, 1 1 और -2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर लेंथ में फर्स्ट सिस्टम में मीटर, सेकंड में सेंटीमीटर और यहाँ भी 1। फर्स्ट सिस्टम में सेकंड, दूसरे में सेकंड और डायमेंशन फॉर्मूला -2। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, मीटर से ये मीटर कट जाएगा, सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा। तो आएगा क्या यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम क्या आएगा, 1। किलो का वैल्यू होता है 10⁻³ और उसका वैल्यू 1। सेंटी क्या होता है, ये सी, ये सेंटी होता है 10⁻², लेकिन ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा ना, उसकी पावर 1। और ये 1⁻², 1 पे कुछ भी पावर लगाओ 1 ही आएगा। तो n2 इक्वल्स टू आ गया 10⁻³ इंटू 1, 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1, 10⁻², तो ये आ गया 10�5। तो हमारे पास आ गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10�5 डाइन। ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट सबसे पहले हमने सीखा डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर कि कोई भी फिजिक्स की इक्वेशन तभी करेक्ट होगी, सबसे पहले हमने सीखा हम तभी क्वांटिटीज को ऐड सेपरेट कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, बट मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कभी भी कर सकते हैं। प्लस माइनस इक्वल ग्रेटर देन लेस देन से जो चीज़ें सेपरेट होती है वो टर्म्स होती है। तो टर्म्स आइडेंटिफाई करना सीखा। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी सीखा कि ऐड और सबट्रैक्ट सेम टर्म्स को कर सकते हैं। फिजिकल इक्वेशन कभी करेक्ट होगा डायमेंशनली जब उसके हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। फिर हमने इक्वेशंस को चेक किया और फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये एग्जाम्पल लेकर के ये क्वेश्चन सोल्व किया जिसमें हमने ABCD का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना सीखा। सेकंड, फिर हमने वेरियस क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालने का एक तरीका सीखा। और थर्ड, हमने अगर हमें एक सिस्टम में पता है तो दूसरे सिस्टम में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमने इस एग्जाम्पल से सीखा। ये फॉर्मूला इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला लर्न रखना है, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं लगाना है। शॉर्टकट के चक्कर में कई बार हम मिस्टेक कर बैठते हैं स्टूडेंट्स। तो आराम से फॉर्मूला लर्न रखो प्रॉपरली। पहले n1 पता लगाओ कि n1 क्या है, फिर m1 पता लगाओ, m2 पता लगाओ, l1 पता लगाओ, l2 पता लगाओ, t1 और t2 और abc का पता लगाओ। तो ये सब आप पता लगा लोगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो, बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें आपको वैसे ही पता चल जाएगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इट्स एनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा डायमेंशन की लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। जो लास्ट पार्ट है फिर हमारा कुछ रहेगा नहीं इसमें, फिर जब भी हम करेंगे तो क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे डायमेंशन के। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस है। तो स्टूडेंट सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है, बाय यूजिंग by using we cannot
by using dimensional analysis. Dimensional analysis, we can't find out. We can't find out the value of proportionality constant. जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग डायमेंशन से पता नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम मास पावर एम वी स्क्वायर आया था, लेकिन जब हटाते थे इसको तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आया था इनटू एम वी स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग डायमेंशन से पता नहीं लगा सकते। सेकंड थिंग, इफ a physical equation a physical equation have two or more terms in addition or subtraction, then it cannot be derived using dimensional analysis। जैसे स्टूडेंट एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अब ये इक्वेशन डायमेंशन से डेराइव नहीं हो सकती क्योंकि बीच में ये प्लस आ गया ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे प्लस है। जैसे लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम ये सपोज भी करें कि लेट s इज प्रोपोर्शनल टू u पावर a पावर b और t पावर c, ये हम कर भी ले तो हमें कैसे पता चलेगा प्लस कहाँ आएगा। तो इसका मतलब है हम ऐसी इक्वेशंस को डेराइव हमारे लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है डायमेंशन के एनालिसिस के हिसाब से। नाउ थर्ड जो है, अगर कोई इक्वेशन है, इफ अ इक्वेशन हैव ट्रिग्नोमेट्रिक comma exponential and logarithmic functions, then it can't be derived। जैसे स्टूडेंट्स फिजिक्स में इक्वेशन आता है n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। अब इसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, डेराइव नहीं कर सकते डायमेंशन से। जैसे w इक्वल टू एक फंक्शन आता है एन आर टी लॉग ई बेस v2 अपॉन v1। अब इसमें लॉगरिथमिक आ गया तो ये भी डेराइव नहीं हो पाएगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस टाइप का भी इक्वेशन आता है। तो जिनमें साइन कॉस टेन आ गए, लॉग आ गया, ई आ गया, इनको डेराइव नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गई डायमेंशन की लिमिटेशंस हो गई। तो हमारा डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट पूरा हो गया। अब ये मत मानना स्टूडेंट्स कि यही खत्म हो गया है, क्योंकि जब ये चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो जाएगी उसके बाद में मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, और भी कुछ अदर बुक्स के भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस और एससी वर्मा क्वेश्चंस। तो तभी आपका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, बेसिक यूज सिखाया जा रहा है कि हम लोग डायमेंशन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको आज का ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।